जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे जीव विज्ञान की। तो आप लोग जैसे अपनी कॉपियाँ भौतिक विज्ञान की और रसायन विज्ञान की बना लिया है, वैसे ही एक कॉपी आप और बना लें और वो कॉपी होगी आपकी जीव विज्ञान की कॉपी होगी। तो आपको जैसे मालूम है कि जीव विज्ञान में यहाँ पे जीवन से संबंधित जो विज्ञान, और इसको यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में आपके कोर्स में जो पहला यहाँ पे लेसन है वो है जीवन की प्रक्रियाएं, या इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी जीवन की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें से पहली हेडिंग पड़ी हुई है जैव प्रक्रियाएं। तो जैव प्रक्रियाएं क्या होती हैं? तो उन सभी जीव में होने उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। शरीर क्रिया विज्ञान या कह सकते हैं कार्यकी का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पे आएंगे। तो आपको क्या बताया गया है कि उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा सभी क्रियाओं को उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं, स्वयं को बनाए रखते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने समान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। या लिख सकते हैं उन्हें जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक शब्द आया है कि जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं। अब आपको मालूम है स्वयं को बनाए रखने के लिए या स्वयं को सबसे पहले जीवित रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और ये जो भोजन है वह हमें किस क्रिया के अंतर्गत प्राप्त होता है? पोषण के अंतर्गत प्राप्त होता है। पहली क्रिया इसमें जो होगी वो कौन सी होगी? पोषण होगी। अब बच्चों पोषण होता क्या है? तो जीवों द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। एक बार बच्चों फिर यहाँ पे इस परिभाषा पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण में आपको बताया गया है जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब यहाँ पे पोषण की यहाँ पे आवश्यकता क्यों होती है? तो आपको मालूम है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ऊर्जा होती है वह हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा आता है शारीरिक वृद्धि के लिए, यानी जैसे जैसे यहाँ पे बच्चे का जन्म होता है या किसी भी पेड़ पौधे भी आप मान सकते हो कि जब वो शिशु अवस्था में होता है तो उसको यहाँ पे ऊपर आगे बढ़ने के लिए या कोशिकाओं की वृद्धि के लिए यहाँ पे क्या होगा, या शारीरिक वृद्धि आप देखते कि जब कोशिकाओं की वृद्धि होगी तभी शारीरिक वृद्धि होगी। तो शारीरिक वृद्धि के लिए भी हमें भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा आता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, यानी कभी होता है कि जैसे शरीर में कोई चोट लग जाए और चोट लगने के बाद उसको ठीक होने के लिए भी आपको यहाँ पे भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन हमें यहाँ पे पोषक तत्वों से ही या भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त होता है। और अंतिम जो है वह रोगों से प्रतिरक्षा, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता भी
हमें यहाँ पे भोज्य पदार्थों से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या हो गया, पोषण हो गया। तो पोषण क्रिया में क्या होगा कि भोजन को ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद उसमें से पोषक तत्व हैं उनको यहाँ पे अपने आप में, या कह सकते हैं जीव द्रव्य में विलीन करना, ये मुख्य इसका यहाँ पे पोषण क्रिया में आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी जो क्रिया होती है वो आएगी श्वसन की आएगी। तो श्वसन क्रिया आप लोगों को मालूम है कि वह क्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, तो भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती उसमें क्या होता है, अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन यहाँ पे प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन को ग्रहण करना होता है इसमें। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया का हम इसमें अध्ययन करेंगे। उसके बाद तीसरी स्थिति आती है वहन, या आप कह सकते हैं यहाँ पे परिवहन कह सकते हैं। यहाँ पे वहन या परिवहन, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो भोजन होता है और जो ऑक्सीजन होता है, तो इन भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने की जो क्रिया होगी वो यहाँ पे किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, परिवहन के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद जब यहाँ पे भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, तो पाचन के फलस्वरूप कुछ यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से क्या होता है, बाहर निकालना होता है। तो जो यहाँ पे शरीर से बाहर, मतलब यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे चौथा जो है पॉइंट वो किसका है, उत्सर्जन का। उत्सर्जन में क्या बताया गया है कि शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को यहाँ पे क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के बाद आता है पांचवी जो क्रिया है वो होता है जनन। जनन वह क्रिया होती है, मतलब किसी जीव द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जो जीव है वो अपने समान ही क्या करता है, जीव उत्पन्न करता है। तो ये क्रिया हो गई यहाँ पे जनन की। फिर यहाँ पे छठवां नंबर जो है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जीव होता है वह यहाँ पे पर्यावरण से संवेदनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है, और उसी के आधार पर यहाँ पे अपने आप में क्या होता है, परिवर्तन करता है। तो पर्यावरण को या पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करना, पर्यावरण से संवेदनाएं ग्रहण करना, ये छठवां चरण होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ पे जीवन की प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रियाएं लेसन आपको दिया गया है, इसमें से सबसे पहले आप बताया कि जैव प्रक्रिया के बारे में, तो इसमें बताया गया है उन सभी क्रियाओं को जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और ये जो जैव प्रक्रियाएं हैं ये यहाँ पर निम्न चरणों में क्या होता है, पूर्ण होती है। इनमें क्या क्या आ जाएगा, पोषण आ जाएगा, श्वसन आएगा, उसके वहन या परिवहन आएगा, उत्सर्जन आएगा और जनन आएगा। और साथ में क्या होगा कि जो जीव है वो क्या करता है, पर्यावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। अब यहाँ पे इन, जैसे मैंने सपोज करें कि किसी जीव ने भोजन को क्या किया, ग्रहण किया, तो जब वो भोजन को ग्रहण करता है तो ग्रहण करने के पश्चात ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो यहाँ पे सरल अवयवी तत्वों में तोड़े जाते हैं, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कि शरीर के अंदर या जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। तो जो यहाँ पे अगली हेडिंग होगी जैव रासायनिक
क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं। तो आपको बताया गया है इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं किसे कहते हैं? जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और बच्चों ये जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जीवों में, वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है, यहाँ पे पहली जो क्रिया होती है उसे कहते हैं अपचयी क्रियाएं। नंबर 1 पर यहाँ पे कौन सा आएगा? अपचयी क्रियाएं। और दूसरा जो होता है वो होता है उपचयी क्रियाएं। अब प्रश्न उठता है कि अपचयी और उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं? तो जो अपचयी यहाँ पे क्रियाएं आपको दी गई हैं, इन क्रियाओं में क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वे सरल कार्बनिक अणुओं में टूटते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु, इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे पाचन की जो क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया, तो यहाँ पे टूटते हैं। इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जैसे यहाँ पे पाचन व श्वसन की क्रियाएं। और अगर यहाँ पे हम पेड़ पौधों की बात करें तो यहाँ पे जो आपको पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं? भोजन का, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये इसकी क्रिया उल्टी होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे आपको ग्लूकोज दिया गया है, तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसमें से टूट जाएगा। तो अब यहाँ हो गया कौन सी? इन क्रियाओं में क्या होता है? जटिल कार्बनिक अणु सरल में टूटते हैं। अब यहाँ पे अपचयी के बाद दूसरा होता है उपचयी क्रियाएं। नंबर 2 पर उपचयी क्रियाएं। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये ऊपर वाले का एकदम उल्टा होती हैं। इनमें क्या होता है कि इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन क्रियाओं में जटिल क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण या निर्माण कर सकते हो, संश्लेषण होता है। अब यहाँ पर जैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे
तो जो अभी हमने यहाँ पे आपको ऊपर बताया था कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधों में कौन सी क्रिया, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और उसके बाद जैसे अगर हम जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। जंतुओं में वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। तो बच्चों ये जो आज यहाँ पे चर्चा की गई है वो यहाँ पे जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में, ये जैव प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आपने देखा कि हम यहाँ पे इन क्रियाओं का जैसे पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है और जनन है, इन सब का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों से कहा गया है कि सबसे पहला कार्य आपको क्या करें कि एक यहाँ पे कॉपी इसके लिए आप बना लें और बनाने के बाद उसमें से आप लिखते चलिए। और बच्चों देखो हम यहाँ पे समझाते चलेंगे और उसके बाद आगे यहाँ पर हम आपको लगातार इसमें से जो आपको लिखना है उसको यहाँ पे लिखना पोषक तत्वों के बारे में। तो अब यहाँ पे पोषक तत्व के बाद जिसमें आपको 6 बताए गए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, उसके बाद यहाँ पे जल और वसा, ये आपको बताए गए थे। तो अब आज यहाँ पे चर्चा करेंगे पोषण के प्रकार की। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है पोषण, ये यहाँ पे तो आपको बताया गया था कि भोज्य पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। और पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पहला स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। कौन सा? स्वपोषण। और दूसरा जो है वो होता है परपोषण। अब यहाँ पे स्वपोषण क्या होता है तो आपको मालूम कि वे मतलब कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं और उनके इस पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और वे जीवधारी जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों या जीवों पर निर्भर करते हैं तो उसे कहते हैं परपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो आपको दिया गया परपोषण दिया गया है, परपोषण पुनः यहाँ पे कई प्रकार का होता है। जैसे इसमें नंबर 1 पर आता है शाकाहारी, यानी जो जीव जंतु अपना भोजन सीधे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। और साथ में उनके पोषण को क्या कहेंगे? शाकाहारी पोषण होगा। दूसरा होता है यहाँ पे मांसाहारी, जो जीव अपना भोजन यहाँ पे दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं और उनके पोषण को यहाँ पे किसके अंदर आएगा? परपोषण के अंतर्गत आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है मृतजीवी। मृतजीवी यानी जो जीव अपना भोजन यहाँ पे सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं वे यहाँ पे मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और अगला जो है अंतिम है वो आता है यहाँ पे परजीवी आता है। परजीवी, परजीवी में क्या होता है? इसमें एक जीव दूसरे जीव पर निवास करता है, यानी दूसरे जीव के ऊपर रहता है और उसी से अपने लिए यहाँ पे भोजन प्राप्त करता रहता है। तो ऐसे पोषण को क्या कहेंगे? परजीवी। अब यहाँ पे जो परजीवी होते हैं वे पुनः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंतःपरजीवी
और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे बाह्य परजीवी। अब इसमें से जैसे यहाँ पे दिया गया स्वपोषण दिया गया है, तो स्वपोषण में आपके बताया गया है कि वे जीवधारी जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषण। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे आएंगे वो कौन से आएंगे? हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा जो दिया गया है विषम पोषण। विषम पोषण में या आप कह सकते हैं परपोषण। तो इसमें क्या होता है, जो जीवधारी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं वे कौन से कहलाएंगे? परपोषण कहलाएंगे। और परपोषण में भी 4 प्रकार का यहाँ पे होता है। शाकाहारी, अब जैसे यहाँ पे मान लिया मैं एक एक दो दो लिख रहे हैं, जैसे बकरी है, बकरी कैसी है? शाकाहारी। उसके बाद यहाँ पे गाय है, ये भी कैसी है? शाकाहारी, क्योंकि ये जो अपना भोजन है वो यहाँ पे पेड़ पौधों और वनस्पतियों से ही प्राप्त करती है। अब उसके बाद आता है यहाँ पे मांसाहारी, जो अपना भोजन किससे प्राप्त करे? दूसरे जंतुओं से प्राप्त करे। जैसे यहाँ पे मान लिया शेर हो गया, यहाँ पे उसके बाद बाघ हो गया, ये सभी जो हैं कौन से आएंगे? मांसाहारी। उसके बाद कवक, तो ये जो अपना भोजन है कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो इसमें से आप कह सकते हैं जैसे फफूंद होते हैं, यानी कवक आप कह सकते हैं उसको, कवक। अब इसके बाद कौन से? अंतः परजीवी, यानी इसमें क्या होता है कि जो परजीवी होते हैं वे दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनसे अपना पोषण, और यहाँ भी होगा शरीर के अंदर रहते हैं और वहाँ से प्राप्त करते हैं अपने लिए भोजन। जैसे इसमें आपका पहला उदाहरण आता है वो होता है टेल वार्म, यानी सीता क्रम। और उसके बाद दूसरा जो है वो आता है एस्कैरिस। ये जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए दोनों ये किस परजीवी के हैं? अंतः परजीवी के हैं। ऐसे ही अब आता है बाह्य परजीवी, जो शरीर के अंदर शरीर के बाहर रहते हैं और वहाँ से अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनमें से यहाँ पे आ जाएगा आपका जैसे चूल, और उसके बाद खटमल, ये यहाँ पे शरीर के बाहर रहते हैं और यहाँ पे अपना भोजन जिस जंतु के शरीर के बाहर रहेंगे उसी से अपना भोजन यहाँ पे क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो इसमें से सबसे जो मुख्य आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है? स्वपोषण। यानी इसमें आप बताया गया है कि जो यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण इसमें होता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो बेटा इसमें प्रकाश संश्लेषण में आपको मुख्य रूप से इस रिएक्शन को याद रखना होगा। जैसे कहा गया है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको दिया गया है जल, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। अब इसमें से जल, ये जैसे यहाँ पे दिया गया जल, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और साथ में क्या कहा गया है? सूर्य का प्रकाश, और साथ में क्या है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल यहाँ पे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भोजन जो होगा C6H12O6 और प्लस क्या होगा? O2, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और इस क्रिया में यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा भी यहाँ पे मुक्त होती है।
अब बच्चों देखो, जो ये समीकरण दिया गया है, यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित नहीं है। पहला कार्य क्या करना होगा, आपको समीकरण को संतुलित करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कार्बन के, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 से इसका गुणा कर दिया, तो 6 गुना कितना हो गया, 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन के इधर दिए गए हैं उत्पाद में 6 परमाणु, यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर भी क्या करेंगे 6 से कर दिया, यहाँ पर 6 हो गए। अब बचा क्या आपके पास, ऑक्सीजन बचा है, तो इधर देखो जो अभिकारक में है वह ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 6 गुना 12 और 12 6 18 आपको दी गई है। और जो यहाँ उत्पाद आपको दिए गए हैं इसमें से कार्बन को ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या जो दी गई है 8 दी गई है, तो 6 यहाँ पे हैं। और अगर हम यहाँ पे इसके 6 अणु करते हैं तो यहाँ पे 6 गुना 12 और 12 6 क्या हो गए, 18 हो गए। बच्चों ये जो यहाँ पे प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, बनाते हैं। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी उनमें से स्वपोषण की क्रिया होती है। और इसके अतिरिक्त अगर जंतुओं की हम बात करें तो केवल एक जो जंतु है वो स्वपोषी होता है, और वो कौन सा है, यूग्लिना। संघ जो दिया गया प्रोटोजोआ का ये जंतु है यूग्लिना, इसमें क्लोरोफिल का पाया जाता है। इसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा जो जंतु है वो ऐसा नहीं है जो अपना भोजन यहाँ पे स्वयं बनाता हो। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लीजिए।